नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना। कहा, हमें करनी पड़ रही है डबल मेहनत, विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों की गड्ढों को भी भरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की जारी। लगभग 9.4 करोड़ किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए हुए हस्तांतरित। सभा में कहा, महाराष्ट्र के किसानों ने कई दशकों से बहुत बड़ा संकट झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार ने किसानों को गरीब और बदहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा में शाम 5 बजे तक करीब 61% मतदान दर्ज। नायब सिंह सैनी, भूपिंदर हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। खादी की रिकॉर्ड खरीद पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्पादकों को दी बधाई। कहा, मोदी जी की खादी और स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील बन चुकी है अब एक क्रांति। खादी के कारीगरों के जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव, मिलेगा प्रोत्साहन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या से लोगों में गुस्सा। नदी किनारे फेंका शव, प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर गांव वालों ने थानों में किया प्रदर्शन। भाजपा नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज न करने को कहा। और एससीओ की आगामी बैठक में भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की नहीं करेगा चर्चा। इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शिखर बैठक में उनकी भागीदारी बहुपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रहेगी। ठाणे में प्रधानमंत्री ने कुल 32,800 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास किया। ये सभी शहरी क्षेत्र में मोबिलिटी बढ़ाने से जुड़ी योजनाएं हैं, जिसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के पहले चरण की आधारशिला शामिल रही। ठाणे रिंग मेट्रो रेल परियोजना 29 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 12,200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदानगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम के प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। करीब 14,120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बीकेसी से RAJVLR खंड का उद्घाटन भी किया। इस खंड में 10 स्टेशन हैं। लाइन 3 से प्रतिदिन करीब 12 लाख यात्रियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही विकास को जारी रख सकती है। कांग्रेस तो देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। ये चुनाव में वादे जरूर करते हैं, लेकिन लूट का चरित्र इनका बदलता नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या नया टैक्स लगाया है? उन्होंने नया टैक्स लगाया है टॉयलेट टैक्स। एक तरफ मोदी कह रहा है टॉयलेट बनाओ, और ये कह रहे हैं हम टॉयलेट पे टैक्स लगाएंगे। यानी कांग्रेस लूट और फरेब का एक पूरा पैकेज है। वो आपकी जमीन लूटेंगे, वो युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलेंगे, वो आप पर टैक्स का बोझ ला देंगे और महिलाओं को गालियां देंगे। लूट, झूठ और कुशासन का ये पूरा पैकेज
ये कांग्रेस की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना उद्धव गुट पर बिना नाम लिए राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संगत में आकर राष्ट्रवाद की बात करने वाले अब तुष्टीकरण की राजनीति तक सिमट कर रह गए हैं। इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती है। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड क्या हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। नया वोट बैंक बनाने के लिए विचारधारा का ऐसा पतन, कांग्रेस की ऐसी जी हुजूरी, कांग्रेस का भूत जिसके भी भीतर घुस जाए उसका यही हाल होता है। किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने लगभग 9.4 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपयों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की, जिसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,920 करोड़ रुपए से अधिक की 7,500 से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं 9,200 किसान उत्पादक संगठनों को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिनका संयुक्त कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 5 सौर पार्कों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी वंचितों, दलितों का सम्मान नहीं देना चाहती, वो आपस में लड़वाने की नीति अपनाती है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स और उसके सरगना पर राजनीतिक वार किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स माफिया का मुख्य आरोपी कांग्रेस से जुड़ा था। क्या कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलना चाहती है? आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला।
कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के दौरे पर पौरा देवी स्थित जगदंबा माता मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बंजारा समाज के संत रामराव महाराज ने पौरा देवी जगदंबा माता मंदिर भक्तिधाम की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर आज रहे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जगदंबा मंदिर में दर्शन किए और संत सेवाराम की समाधि स्थल पर भी उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पूरा दिन एक तरीके से महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, इस दौरान वाशिम और ठाणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत पर आधारित एक म्यूजियम का उद्घाटन किया और उस पूरे म्यूजियम का उन्होंने अवलोकन किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से ये अपील की कि भारत के नागरिकों को बंजारा समाज पर आधारित उनकी विरासत को सहेजे इस म्यूजियम को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस म्यूजियम में भारत के जो बंजारा समाज हैं उसके उल्लेखनीय योगदान को प्रदर्शित किया गया है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे म्यूजियम का अवलोकन भी किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। आज प्रदेश की सभी 90 सीटों के लिए एक साथ मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक के मत प्रतिशत की बात की जाए तो राज्य में अब तक लगभग 61% मतदान हुआ है। राज्य के मेवात में सबसे ज्यादा 68.28% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम गुरुग्राम में 49.97% ही मतदान हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सरदार पटेल व्याख्यान में शिरकत की। आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस की ओर से आयोजित इस व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति और रणनीतिक गतिविधियों में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सरदार पटेल व्याख्यान को लेकर देखिए हमारे सहयोगी तपस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। सरदार पटेल व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार पटेल की रणनीतिक दूरदर्शिता पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक पटेल की अंतर्दृष्टि आज भी भारत की कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर रही है। Within our system, Patel was the most forceful advocate of using all avenues of pressure on that country after the invasion of Jammu and Kashmir. His reluctance to take the matter to the UN itself stemmed from the belief that Pakistan was better to deal directly with Pakistan rather than in a framework that would allow Pakistan to manipulate.
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने सरदार पटेल की यथार्थवादी दृष्टिकोण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध के लिए सीमा पर आतंकी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। India's relationship with China is similarly an issue on which the Sardar Patel's instincts are on record. In Patel's view, India had done everything to allay China's apprehensions, but that country regarded us with suspicion and skepticism, perhaps mixed with a little hostility. पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने को लेकर विदेश मंत्री ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एससीओ की बैठक में भारत केवल बहुपक्षीय चर्चाओं में ही शामिल होगा। I, expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. व्याख्यान के दौरान झारखंड के पूर्व राज्यपाल व कैबिनेट सचिव प्रभात कुमार ने प्रशासन को लेकर सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच की सराहना की। We should not continue to benchmark ourselves with our past, and we should continuously explore new pathways for better governance. Sardar Patel, as Mahesh ji just said, he defined governance for an emerging nation, and he visualized the future of governance of the country. In the Constituent Assembly, once he said that one could rely upon future leaders of the country to develop healthy conventions. अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की रणनीतिक मार्गदर्शन को लेकर सरदार पटेल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता को आगे बढ़ा रहा है, सरदार पटेल की दूरदर्शिता भारत की विदेश नीति को आकार देने में मार्गदर्शक और अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। दरअसल चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बालिका ट्यूशन से लौट रही थी जब कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। घटना का पता तब चला जब ग्रामीणों ने नदी किनारे से उसका शव बरामद किया। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर शिकायत नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में मासूम के साथ हुई दरिंदगी पर दुख जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ममता बनर्जी ने पुलिस को एफआईआर दर्ज न करने को कहा क्योंकि एनसीआरबी के पास पश्चिम बंगाल में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए परिवार और गांव वालों की शिकायत के बावजूद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने यह मामला दर्ज नहीं किया। इस समय जिस तरीके की घटना जयनगर में एक मासूम के साथ जो घृणित घटना घटी, वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन के ऊपर और प्रशासन पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुकी है। ममता बनर्जी ने मना किया था कि एफआईआर आप मत करिए, पहले आप छानबीन करिए फिर एफआईआर करिए, क्योंकि एनसीआरबी में डेटा जा रहा था कि बंगाल में रेप और मर्डर की घटना बढ़ रही है। इसलिए परिवार के बोलने के बावजूद, गांव वालों के बोलने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मिसिंग डायरी नहीं की और इस नाबालिग के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से घटना अगर बंगाल में बार बार घट रही है तो ममता बनर्जी की कोई लीगल या मोरल कोई उनको राइट नहीं है अपने पद पर बने रहने। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता सरकार पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल परिवहन अवसंरचना विकास निगम और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने जेटी और घाटों के लिए पूर्णतः अनुबंध के आधार पर जल साथियों को नियुक्त किया है, जो जेटी और घाटों पर यात्री सुरक्षा के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। पिछले 6 वर्षों में ये जल साथी जेटी और घाटों पर काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस साल जल साथियों को बोनस देते समय ममता बनर्जी सरकार ने अनैतिक रूप से उनके बीच भेदभाव किया है। मुस्लिम त्योहार के समय बोनस पाने के पात्र कर्मचारियों को 6,000 रुपए बोनस के रूप में मिले और दुर्गा पूजा के दौरान बोनस पाने के पात्र कर्मचारियों को केवल 3,600 रुपए ही मिले। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष भी सिविक वॉलंटियर्स के बीच भेदभाव किया गया था, लेकिन धर्म के आधार पर कर्मचारियों में भेदभाव करना और एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को अलग अलग राशि का भुगतान करना अनैतिक, असंवैधानिक और गलत है। राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। भाजपा नेता ने राज्य सरकार से हिंदू कर्मचारियों को भी उनके मुस्लिम सहकर्मियों के बराबर बोनस देने की मांग की। साथ ही उन्होंने सीएसटीसी, एनबीएसटीसी और एसबीएसटीसी के कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात कही। घटना को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति लगातार शोचनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी, महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। ये कोई पहली बार ऐसा घटनाक्रम नहीं हो रहा है। आरजीकर केस के बाद लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। जब कृपाखाली इलाके में ये घटनाक्रम और वो शव पाया जाता है, जब गांव वाले शव लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो पुलिस वाले कंप्लेंट लगाने से, दर्ज करवाने से मना कर देते हैं। आज आक्रोश फूटा है जनता का पुलिस के खिलाफ भी। क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए? वोट बैंक के चलते, या ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एनसीआरबी डेटा में आंकड़ा ना बढ़े, इसीलिए आप किसी प्रकार के रेप केस को इमीडिएटली रजिस्टर ना करो। आरजीकर विक्टिम के माता पिता, सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर्स, यहाँ तक कि जवाहर सरकार ने भी बोला कि किस प्रकार से माँ, माटी, महिला मानुष के लिए नहीं, केवल ममता है बलात्कारियों के लिए और अपराधियों के लिए टीएमसी सरकार की। तो आज स्पष्ट हो चुका है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता की गद्दी पर रहेंगी, तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अब उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल अपनाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक कार्यों के आदान प्रदान पर हिमाचल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनी है। आज हमने अपने विभाग की संबंधित बैठक रखी है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए और यहाँ की जो एक अच्छी शिक्षा के जगत में अच्छे कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई और इससे संबंधित आज हमने बैठक रखी है, जिसमें इसके अलावा जो गुणात्मक शिक्षा के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अमेठी में हुई नृशंस हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से भेंट की। उन्होंने पीड़ित परिजनों को दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज पांडेय भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाल आतंक के खात्मे के लिए पूरे बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे ऑपरेशन में लगातार सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। इस वर्ष 2024 में जवानों और नक्सलियों के बीच हुए एनकाउंटर में अब तक 188 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर
सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड हथियार बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में हुई। बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत इस साल 663 माओवादियों को बीते 8 महीनों में गिरफ्तार किया गया है। वहीं 556 माओवादियों ने नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। बस्तर में अब तक 188 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा और नारायणपुर सहित 7 जिले शामिल हैं। बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ी सफलता मिल रही है। जिस तरह से नक्सलियों का नक्सलगढ़ से सफाया हो रहा है, उससे फोर्स का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सली या तो हथियार छोड़ दें या फिर सीने पर गोली खाएं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 28 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूं। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी का कहना है कि नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा में अबूझमाड़ के थुलथली गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया है। अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और पेट्रोल नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का DRG टीम साथ में STF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सुबह लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गई थी। ऑपरेशन में इतने ज्यादा नक्सलियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को विकास की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुंबई मेट्रो को रिमोट का बटन दबा करके उसका उद्घाटन किया और उसकी सौगात महाराष्ट्र को दी। की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की हैं। महाराष्ट्र को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र के जरिए हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई मेट्रो से जुड़े एक कार्यक्रम में। इस दौरान उन्होंने मेट्रो से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट थे उसका भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई की जो मेट्रो का जो विस्तार है वो 300 किलोमीटर के क्षेत्र तक किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मुंबई की आर्थिक विकास को भी गति देगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मेट्रो में सफर भी किया और मेट्रो में अपने सफर के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत भी की। हजारों करोड़ रुपयों की विकास की सौगात महाराष्ट्र को दी है और जिसका उद्देश्य यह है कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करना। और अब मुंबई मेट्रो के जरिए
हमारे साथ हमारे सहयोगी श्यामा जुड़ी हुई हैं। श्यामा जुड़ी हुई है हमारे साथ, हमारे सहयोगी श्यामा। अब मुंबई मेट्रो के जरिए मुंबई के विकास में गति को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। श्यामा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी आप जी श्यामा, मेरा सवाल यह है कि देखिए, अब मुंबई मेट्रो के जरिए मुंबई की गति को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कितनी बड़ी सौगात महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है ये, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि जो ये इलाका है जहां मेट्रो के जो स्टेशन से प्रधानमंत्री चले हैं राइड पे, मेट्रो के राइड पर, ये बहुत एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। यहाँ पर काफी सारे ऑफिस हैं और ये पीक आवर्स के समय में जब ऑफिस जाते हैं लोग या ऑफिस से निकलते हैं अपने घरों की ओर, इतना जाम लगता है क्योंकि पूरा रोड के ऊपर में ट्रैफिक आता है। और कनेक्टिविटी, क्योंकि लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सबअर्बन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, वो कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती। अब जो ये लोग, अभी जो ये मेट्रो की स्टेशन, जो मेट्रो लाइन 3 इनॉग्रेट हुई है, उससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी लोगों को। और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से हमेशा बल रहा है इस चीज पर कि कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत किया जाए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो और साथ ही जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर बने, वो एक तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसी का एक नजरिया है और नजारा है। और साथ ही क्योंकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मेट्रो लाइन 3 में आए हुए हैं और ना सिर्फ इन्होंने इसका, प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन सिर्फ थाने से नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पर आए भी हैं। और साथ ही अब जब वो ट्रेन राइड में गए हैं तो वो 2 स्टेशन ट्रैवल करेंगे, जो कि यहाँ पर से बीकेसी से 2 स्टेशन है और सांता क्रूज से वो रिटर्न आएंगे बीकेसी में। और बीकेसी में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो लाड़की बहन योजना है उसके लाभार्थी और साथ ही जो बच्चे हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और ये आम नजारा है एक प्रधानमंत्री का, जब वो मेट्रो का इनॉग्रेशन करते हैं वो जरूर उसमें जाते हैं क्योंकि वो स्वयं देखना चाहते हैं किस तरीके से इस सुविधा को बनाया गया है। और जब वो प्रधानमंत्री अपने खुद तरीके से एक्सपीरियंस लेते हैं तभी वो समझ पाते हैं कि ये जो आम जनता होती है, कम्यूटर्स होते हैं, रोजमर्रा के जो लोग होते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। अभी ये कमीशन हो गया है और हम समझ सकते हैं कि आने वाले सोमवार से जब कामकाज का दिन शुरू होगा तो ये कितना बेनिफिशियल होगा, ये मंडे को देखना होगा, सोमवार को देखना होगा, क्योंकि कल बीकेसी जो इलाका है यहाँ पर छुट्टी रहेगी ऑफिस की। तो कैसे होगा, कैसे बढ़ता है इसका चलन। और साथ ही पूरी तरीके से जब ये फेज 2 भी माना जा रहा है कि मार्च 2025 में इसका फेज 2 भी बन के तैयार हो जाएगा, किस तरीके से ये गेम चेंजर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में ये एक बहुत बड़ा सौगात है महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि चल रही है और साथ ही कई सारे फेस्टिविटीज चल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तोहफा है मुंबई करों के लिए। श्यामा, हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा फोकस है वो कनेक्टिविटी पर है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा शासक वो होता है जो अपने राज्य की जनता की ज़रूरतों को भी समझ सके। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के आम नागरिकों के साथ कनेक्ट है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और छोटे बच्चों से, स्कूल के विद्यार्थियों से वो बातचीत कर रहे हैं। ये जो कनेक्ट है ये कितना बड़ा इम्पैक्ट देता है और क्या मैसेज देता है? श्यामा, देखिए, जब हम बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसे इवेंट में आते हैं और वो पूरी प्रयत्न करते हैं कि जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं या जो वो कमीशन कर रहे हैं वो उसका खुद का एक एक्सपीरियंस लेके देखें। और ऐसे एक्सपीरियंस में हमने कई बार ये नज़ारे देखे हैं कि जब वो मेट्रो में या कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में रहते हैं, वो हमेशा बातचीत करते हैं लोगों से और समझते हैं कि क्या जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि एक प्रधान सेवक है वो उनके हिसाब का होगा, तभी जो जनता होगी उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो एक तरीके से ये पूरी जो सुविधा बनाई जाती है तो सबके ध्यान का रखा जाता है। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि कैसा कनेक्ट है उनका, तो आपने महाराष्ट्र की आज तस्वीरें आप सुबह से देख रहे होंगे कि जहां वो बंजारा कम्युनिटी के साथ में भी वो मिले हैं, बातचीत की है उन्होंने। उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल, उसे भी उन्होंने परफॉर्मेंस
एक तरीके से अपना हाथ उसके ऊपर में आजमाया है और काफी खुशी से वो उससे आजमा रहे थे। उन्होंने उनके परिधानों को पहना है, बच्ची से बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो प्रेजेंट नहीं होते हैं बल्कि वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि इंटरैक्ट कर सकें लोगों के लिए भी। एक अब जैसे आप बता रहे हैं कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कोर मेमोरी बन जाती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हम वंदे भारत पर भी हमने ये बहुत बार नजारा देखा है कि प्रधानमंत्री उसे हरी झंडी दिखाते हैं, एक कोच में वो जाते हैं, एक वो कोई ना कोई स्टेशन से कोई स्टेशन तक वो ट्रैवल करते हैं, वो स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं और समझते हैं कि वो उनसे बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी आकांक्षाएं क्या है, एस्पिरेशन क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, भारत के लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आप समझ सकते हैं कि जो जनता है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए अपने प्राइम मिनिस्टर से, उसका एक बहुत बड़ा प्रयास है यहाँ पे। और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बेनिफिशियरीज हैं काफी सारे प्रोग्राम्स, काफी सारे स्कीम्स के, तो आप समझ सकते हैं। और हमने पिछली बार देखा था कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो MTHL इसे इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री ने, उधर भी आके उन्होंने कई सारे जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और जो जनता है जिनसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, कि प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, क्या वो सोचते हैं, क्या उन्होंने मेहनत की। तो ये सारी बातें जो हैं एक प्रधानमंत्री को अनोखा भी बनाती है और काफी ज्यादा एक तरीके से हम जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शमा, इसके साथ साथ जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वो समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मतलब विकास की परियोजनाओं की सौगात तो दे ही रहे हैं, फिर चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसको बनाने वाले हमारे श्रमिक वर्ग हो या फिर महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, जब और जहां उनको मौका मिलता है वो समझने की कोशिश करते हैं। और क्या आप मानती हैं कि ये जो कनेक्ट है ये वाकई में लोगों की जरूरतों को सही ढंग से समझकर और उनके लिए वैसी व्यवस्थाएं मुहैया कराने की कोशिश का जरिया बनती है, यही कनेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बनती है और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ये अपेक्षा करते हैं हर अपने मंत्री से, हर अपने राज्य के मंत्री से भी, कि प्रधानमंत्री अगर इंटरैक्ट कर सकते हैं तो हमारे राज्य के मंत्री भी उन्हें भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि क्या उनकी जरूरत है, क्या जो जनता है उनके लिए क्या करने की जरूरत है, वो उनसे आके बातचीत करें, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके पास आके बात कर रहे हैं। और यही सारी बातें जब प्रधानमंत्री करते हैं तो आने वाले समय में जो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज, स्कीम्स होते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वो उस चीज का उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, टेस्ट होता है कि क्या लोगों को चाहिए और उसी हिसाब से उस स्कीम को ढाला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बात है लोगों से बात करना और उनको समझना कि क्या उनकी जरूरतें हैं, किस तरीके से हम देश के लिए काम कर सकते हैं, देशवासियों के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देशवासियों के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी उन्नति होगी और उनकी उन्नति होते ही हम जो एक सपना देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 तक, वो पूरा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि आप लोगों को भी बल दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं उन्हें, हर वर्ग को आप एम्पावर कर रहे हैं। आप महिलाओं को देख लीजिए, लाड़की बहन योजना की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो उनसे भी लोगों से बात करने आए हैं प्रधानमंत्री, उनके बेनिफिशियरी से बात करने आए हैं। साथ ही हमने वाशिंग में भी देखा जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को बड़ी सौगात भी मिली, इंस्टॉलमेंट की, उनसे भी लोगों से बात की, बंजारा कम्युनिटी से बात की। और ऐसे ही ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, आप ओवरसीज भी देख लीजिए, जो ओवरसीज जब उनके टूर्स होते हैं तो वहां पर जो भारत की कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे भी वो बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या जरूरी है। और हम भारत की तो हम बात कर ही चुके हैं कि नीतियों में वो उसे आगे आने वाले समय में नीतियों में उसे ढाला जाता है, लेकिन दूसरे जब देश की बात करते हैं हम, वहां पे भी हम समझ सकते हैं कि जब लोगों से बात किया जाता है तो ये समझा जाता है कि क्या उनकी क्या जरूरत है। और साथ ही जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है
उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं, भारतीयों की, भारतवासियों की क्या जरूरतें हैं, उसे कैसे उन तक में डायलॉग में पहुंचाया जा सकता है, ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकसित भारत यात्रा में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्यामा, इसके साथ साथ हमने देखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, फिर चाहे वाशिम में हो या ठाणे में, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और महाअघाड़ी ये जो गठबंधन है, इन्होंने जो काम किया है वो महाराष्ट्र के विकास को रोकने का काम किया है। इन्होंने जो काम किया है वो गरीब को गरीब रहने देने का काम किया है। ये कई सारे आरोप उन्होंने कांग्रेस और महाअघाड़ी दल पर लगाए हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती देना महाराष्ट्र जैसे राज्य को, और खासतौर से जो देश की हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई जैसे शहर को, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए। और ऐसे में जो राजनीतिक आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं उसका क्या मतलब है? देखिए, हम हमेशा समझते हैं, और ये बात बहुत एक प्रूवन बात है, जब आपके स्टेट में, आपके राज्य में और आपके देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है तो काम बहुत ज्यादा आसानी से होती है। जो डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट जो होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन वहीं जहां पर अगर आप देखें कि सरकार अलग अलग होती हैं तो कठिनाइयां जरूर आती हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि जब महायुति की सरकार आई, उसके पहले जब हम बात कर रहे थे महाविकास आघाड़ी, तो ऐसे समय में भी हमने देखा कि काम तो होते थे, शुरू भी होते थे, लेकिन उसे बहुत समय लगता था बनने में। और यहाँ महाविकास आघाड़ी के पहले की भी अगर हम बात कर लें तो जो एनसीपी और कांग्रेस का सरकार था, वहां पर भी हमने देखा था कि प्रोजेक्ट्स को बनने में काफी समय लगता था। ऐसे में लोगों का जो टैक्सेस होता है वो बहुत ज्यादा जाता था, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे इवेंट्स प्रोजेक्ट्स को, उतनी ज्यादा उसका खर्च बढ़ता जाएगा। और ये देता कौन है? ये प्रधानमंत्री ने आज खुद ये सवाल भी लोगों को पूछा, महाराष्ट्र के लोगों को पूछा, जनता को पूछा कि जब ये बढ़ता है, ये खर्च बढ़ता है, तो ये किस पर आता है? तो ये जनता पर ही इसका बोझ आता है। तो ऐसे समय में जनता पर बोझ काफी पड़ रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, इवन बिफोर, अगर जब हम बात करें कि शिवसेना और जो बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी भी हम देख रहे थे कि काम बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रहा था। कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, कोस्टल रोड हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, और लोगों के लिए एक, जो हम साउथ मुंबई से बीकेसी की तक बात करते हैं, तो गेम चेंजर की बात है ये। और इसी एडिशन में जो रेल लाइन है, मेट्रो लाइन 3, ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक बहुत बड़ा नींव होता है आपके देश को आगे ले जाना, आपके लोगों के, आपके देशवासियों की जरूरतों को पूरा करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत हो, हम समझ सकते हैं उतना ही देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और साथ ही जब एक बाहर का व्यक्ति भारत के विकास को देखता है, उसकी जर्नी को देखता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा एक स्तंभ माना जाता है कोई भी देश को डिफाइन करने के लिए। और उसी श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि भारत जो है या महाराष्ट्र जो है अब विकसित होने की तरफ में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल श्यामा, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, मेट्रो रेल 3 जो प्रोजेक्ट है, ये मुंबईकरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 10 स्टेशन इस पूरे मेट्रो ट्रैक में 10 स्टेशन आते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है ये आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए? देखिए, आपने जैसे बात की कि ये फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज में ही 10 स्टेशन हैं, और 10 स्टेशन जो है टोटल अंडरग्राउंड है। ये पूरी तरीके से जो ये पूरा लाइन है, पूरा भूमिगत है। इसे बनाने में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस आए। खर्च तो इसका बिल्कुल है, बहुत हुआ है, लेकिन इसके बनाने में भी चैलेंजेस आए हुए हैं। और अब जब ये बन के तैयार है तो हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ा एक महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबईकरों के लिए एक बहुत रिलीफ प्रदान करेगा। जब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, पूरे लाइन की बात कर रहे हैं, मेट्रो लाइन 3 जो एक्वा लाइन है, ये जब बन के तैयार होगा तो इसमें टोटल 27 स्टेशन होंगे, जो कि 26 स्टेशन जो होंगे अंडरग्राउंड होंगे। और ये जो हमारे पास में मुंबई में जो
एयरपोर्ट्स हैं, 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, उन दोनों को भी कनेक्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से बनाना, उसे मजबूती देना कितना अहम हो जाता है। हम बात कर रहे हैं साउथ मुंबई की, जो एक टिप है और एक कोना है, और हम बात कर रहे हैं गोरेगांव की, जो पूरी तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में महाराष्ट्र मुंबई का दूसरा कोना है। कफ परेड से लेके आर्य कॉलोनी तक, RAJVLR, ये पूरा कनेक्ट कर देगा। और जब ये पूरी 2 चरण में बनकर तैयार हो जाएगा, 2025 मार्च बताया जा रहा है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो पूरी तरीके से ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, मुंबई करों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसमें कई सारे MIDC, सीप, जो BKC है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जिसमें कई सारे लोग आते हैं सुबह में या शाम में घर जाने के समय में। ये ट्रेन पे, जो सेंट्रल लाइन की ट्रेन है, वेस्टर्न लाइन की ट्रेन है, उन पे काफी बर्डन उनका कम करेगा। रोड जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उसके ऊपर बर्डन कम करेगा, फ्यूल कॉस्ट बचाएगा, टाइम बचाएगा, समय बचाएगा। भारत का जो एक सपना है, भारत का जो एक लक्ष्य है, 2070 तक हम नेट जीरो की तरफ बढ़ने वाले हैं, नेट जीरो करने काफी बड़ा रोल निभाएगा। और साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे कि ये इसमें कई सारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। ऐसी जगहों से ये इसके स्टेशन निकले हैं जो अमूमन जो रोड पे भी अगर आप एक टैक्सी लेके जाएं या बस लेके जाएं, वो भी काफी कंजस्टेड लगता है। तो आप समझिए इसको पूरे बनाने में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो उसके नीचे से आप बना रहे हैं, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है उसके नीचे आप बना रहे हैं। इन सबको आपको बचा के रखना है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचानी है, तो कितना दिक्कत होता होगा, लेकिन ये बना है। और इसके अलावा कालबा देवी, गिरगांव में बाबुलनाथ है, सिद्धि विनायक टेम्पल जो वर्ली में है, ये सारे ऐसे इलाके हैं जो ट्रेन से, स्टेशन से भी कनेक्टेड नहीं है। अब मेट्रो लाइन 3 ने उसे कनेक्टिविटी दी है, और ये सारे ऐसे स्टेशन हैं जो रिलीजियस प्लेसेस को आप जोड़ते हैं। तो अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं तो पहले ये होता था कि आप दिन का टूर ट्रैवल्स वाली गाड़ियां हैं वो बुक करें, लेकिन अब आपके पास में एक ये ऑप्शन है कि आप मेट्रो लाइन 3 से जुड़े, और मेट्रो लाइन 3 से जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से, तब की बात है, तो आप सिद्धि विनायक जा सकते हैं। उसके बाद में आप कालबा देवी जा सकते हैं, वहां पे आप मुंबा देवी जा सकते हैं, जो मुंबई की देवी मानी जाती है। ओवरऑल ये पूरी तरीके से कनेक्टिविटी देगा, और आने वाले समय में जो और भी मेट्रो लाइनें बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनके साथ में भी ये कनेक्ट होगा। और जब ये पूरी तरीके से जो मेट्रो का वेब है बनके शुरू हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा, तो जो अमूमन लोगों को लगता है अपने ऑफिस से घरों तक में पहुंचने में, या जो ट्रैवलिंग टाइम होते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए, जो 2-2 घंटे लोग ट्रैवल करते हैं, वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये रिडक्शन होती है तो आप समझ सकते हैं फ्यूल कॉस्ट, टाइम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें सब बेहतर होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप समय बहुत ज्यादा बिता रहे हैं, वो कॉस्ट कम हो जा रहा है, आपके हेल्थ को बहुत फायदा पहुंचता है। तो ये सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री अपने ध्यान में रखते हैं, लोगों के लिए ध्यान में रखते हैं और नीतियां बनाते हैं। ठीक है श्यामा, आप बने रहिए हमारे साथ सुशील भी जुड़ चुके हैं। सुशील, महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 33,000 करोड़ रुपयों की सौगात जो दी है, ये विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को कैसे साकार करेगा? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर इन सभी परियोजनाओं के ऊपर आप नजर डालें तो तकरीबन जैसे आपने कहा कि 33,000 करोड़ की पूरी परियोजना है, लेकिन अगर उसका मैं पैमाना निकालूंगा तो जिस प्रकार से ये परियोजनाओं का अब शिलान्यास और उद्घाटन है, उसमें से कुछ परियोजना महाराष्ट्र में इससे पहले ही कार्यान्वित हो जानी चाहिए थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में किया। और उसी का उदाहरण अगर कहे तो जिस प्रकार से मेट्रो लाइन का उदाहरण जिस हम बात कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री मेट्रो 3 की जो है उसका उद्घाटन करेंगे। सामान्य इस प्रकार से कहा कितनी कारीगर ये मेट्रो लाइन होगी मुंबई वासियों के लिए। आप समझ सकते हैं कि बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मेट्रो लाइन का जो विस्तार है इससे पहले ही हो चुका है, जबकि मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर इस प्रकार से जो बुनियादी ढांचों की सुविधा है वो अब तक अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी शुरुआत जो है पिछले 10 सालों में हमने महाराष्ट्र में देखी है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मेट्रो की बात करें या फिर हम पुणे मेट्रो की बात करें, नागपुर मेट्रो की बात करें, ये प्रमुख शहरों में मेट्रो की सुविधाएं शुरू हो चुकी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शहरों का विकास जिस प्रकार से और जिस गति से पिछले कुछ सालों में हुआ है,
तो ऐसे में जो लोक संख्या की एक वृद्धि कहते हैं वो भी बड़े पैमाने पर इन सभी शहरों में हुई है। तो ऐसे में जो यातायात की सुविधा है, जिस प्रकार से इंटर रिंग रोड की हम बात करें कि एक शहर से शहर के एक हिस्से से दूसरे शहर पहुंचने के लिए जो वक्त लगता है उस पर यह तय किया जाता है कि शहर में कितनी अच्छी सुविधाएं मौजूद है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के एक छोर से मुंबई के दूसरे छोर जाने के लिए अगर पीक आवर में हम बात करें तो तकरीबन 2 घंटों का वक्त लगता है। यही अगर इस प्रकार से जो सुविधा अब शुरू हुई है तो मुंबई से थाने की दूरी अब कुछ ही मिनटों में तय की जाएगी जब ये पूरी तरह से परियोजना जो है अगर उसको जाता है तो ऐसे में ये सभी सुविधाएं जो है वो शहर का एक रूप बदलने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से ज्यादा स्टेट को तवज्जो मिले, तो ऐसे में ये बुनियादी ढांचे सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दिया गया है, खासतौर पर मुंबई और मुंबई से सटा हुआ इलाका। हम थाने की अगर बात करें, थाने दूसरा प्रमुख शहर है मुंबई के बाद जो कि MMR रीजन सटा हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी जो है वो थाने में रहती है, जो हर रोज जो है काम करने के लिए मुंबई की तरफ प्रस्थान करती है। तो ऐसे में पीक आवर में इन दोनों शहरों में अगर ट्रैफिक की हम यातायात देखें तो इसमें घंटों लग जाते हैं। आज जो बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है वो थाने वासियों के लिए भी दिया है। तकरीबन हम इंटरनल रिंग रोड की, रिंग मेट्रो की अगर बात करें या फिर साथ ही साथ हम जिस प्रकार से मेट्रो लाइन की हम बात करें, ये सभी बेहतर कनेक्टिविटी की ओर लेती जाएगी। और जो लोग खास तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं उनके बदलाव इस प्रोजेक्ट आ सकता है, देख पा रहे हैं जी, चेहरा नहीं बदल रहा है, जबकि ठीक है काफी बदलाव प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख कोई दिखा जाए तो है लाडली बहन योजना। अब इसके लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने आज उनसे मुलाकात की है और साथ ही साथ कुछ लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया है। हालांकि महिलाओं को सशक्त करने का एक सबसे प्रमुख योजना जिसके जब से योजना की शुरुआत हुई है, चूंकि अब कुछ ही महीने पहले हालांकि इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में अगर देखा जाए तो लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हुई। और आज प्रधानमंत्री जब थाने में थे तो उन महिलाओं को भी उन्होंने लाभान्वित किया, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। शिशिर, देखिए श्यामा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्यामा, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो उसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ईज ऑफ लिविंग जो है वो आप किसी भी शहर के नागरिकों को किस तरीके से मुहैया करवा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार नए भारत की तस्वीर कमोबेश हर राज्य से हमें देखने को मिलती है। और ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के नागरिकों के लिए? श्यामा, आप सुन पा रही हैं? हम हमारे सहयोगी श्यामा से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को विकास के विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। लगभग 33,000 करोड़ रुपयों की ये जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं, ये महाराष्ट्र की शक्ति को विकास के पथ पर और ज़्यादा अग्रसर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मेट्रो 3 का भी उन्होंने उसको हरी झंडी दिखा करके उसकी शुरुआत की। और न सिर्फ उसकी शुरुआत की बल्कि मेट्रो में सफर भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर के दौरान छात्रों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और इसके साथ साथ जो मेट्रो निर्माण में जो श्रमिक थे उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की, उनके अनुभव साझा किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को आज एक बहुत बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से मुंबईकरों के लिए मेट्रो एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में उन्होंने दिया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से बात कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, मेट्रो के श्रमिकों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर लगातार जुड़े हुए हैं। शिशिर, मेरा सवाल जो कि श्यामा से था आपसे भी यही है कि ईज ऑफ लिविंग के हिसाब से आप कैसा माहौल देश के नागरिकों को दे रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए और मुंबईकरों के लिए इस तरीके का आधारभूत संरचना का जो विकास है ये उनके जीवन को कैसे आसान बनाएगा?
बिल्कुल, देखिए ईज ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जो शहरों की तरफ हम देखते हैं तो अमूमन लोगों का ये नजरिया होता है कि जो शहरवासी है या फिर जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए जीवन काफी आसान होगा। लेकिन वही अगर जो लोग शहरों में रह रहे हैं, खासतौर पर मुंबई की बात करूं तो जो अमूमन नौकरी पेशा लोग हैं उनकी अगर हम बात करें जीवन का, तो उसमें से 24 घंटे में से अगर बात करें तो 3-4 घंटे जो है वक्त ट्रैवलिंग में गुजर जाता है, यातायात में गुजर जाता है। तो ऐसे में जब हम बात करें कि किस प्रकार से इस वक्त को जो है कम किया जा सके, जो कि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपने परिवार को दे सके, काम के प्रति दे सके, ये सबसे देखना काफी महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए ईज ऑफ लिविंग जब हम बात करें शहरों की, तो शहरों की ईज ऑफ लिविंग काफी महत्वपूर्ण चीज है जो कि लोगों को मिलनी चाहिए। इस वक्त जो तवज्जो सरकार दे रही है वो इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स के जरिए पर ज्यादा फोकस कर रही है कि किस प्रकार से जो है लोगों का शहरों में रहना काफी आसान हो जाए, और साथ ही साथ जो यातायात की सुविधा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, उसका फायदा सीधा लोगों तक किस प्रकार से पहुंचे, इसका जो है ज्यादा ध्यान इस वक्त सरकार दे रही है। उसके उदाहरण पे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि किस प्रकार से जो मेट्रो का पूरा जाल बुना जा रहा है। दूसरी बात, जो रास्तों का जाल इस वक्त मुंबई और मुंबई से सटे हुए पूरे इलाके में जो है बिछाया जा रहा है, कि किस प्रकार से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी आसानी से जो है यातायात का उपयोग कर पाए। उदाहरण के तौर पर मुंबई अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेच में एक ये शहर जो है पूरा फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि ईस्टर्न सबब और वेस्टर्न सबब। हालांकि इन दोनों की कनेक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस पर हालांकि कोई ज्यादा ध्यान अब तक नहीं दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों की हम अगर बात देखें तो किस प्रकार से ईस्ट जो शहर है उसको वेस्ट के शहर से किस प्रकार से कनेक्ट किया जा रहा है, उसका उत्तम उदाहरण है ये मेट्रो का जाल जिस प्रकार से बुना जा रहा है। ईस्टर्न फ्रीवे हो या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर कोस्टल रोड हो, ये वो प्रमुख बुनियादी ढांचे हैं मुंबई के लिए जो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में ईज ऑफ लिविंग तो जाहिर सी बात है जरूर देंगे, ट्रैवलिंग टाइम जरूर कम करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे ईंधन की भी बचत होगी, वक्त जो बर्बाद होता था वो भी बचेगा। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी इन शहरों में। तो ये सबसे प्रमुख ध्यान जो है सरकार दे रही है कि सिर्फ ईज ऑफ लिविंग जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो बाकी अन्य सुविधा है वो भी सरकार जो है देने का प्रयास इन सभी कार्यों से कर रही है। और इसीलिए ये सिर्फ महज एक प्रोजेक्ट नहीं है कि जो कि एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है या फिर लोग जो उससे ट्रैवल करेंगे, बल्कि ये गति भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ ये खर्च भी कम करेगा। तो ये दो प्रमुख चीजें जो है सरकार इस वक्त ज्यादा ध्यान दे रही है डेवलपमेंट के लिहाज से। और इसीलिए फिर चाहे जैसे आज मैं उदाहरण अगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था, जिससे हम कह रहे हैं कि खास तौर पर थाने की बात करें तो 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है। अभी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें प्रमुख क्या है, तो ईस्टर्न फ्रीवे जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि जो पूर्वी उपनगर है मुंबई के, उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए उस पर जो है ध्यान दिया गया। तकरीबन 12,000 करोड़ के जो इंटीग्रेटेड मेट्रो रेल है, मतलब जो शहर के अंदरूनी इलाकों से चलेगी, जो लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं शहर के, उनको जो है सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आने जाने के साधन उनको ठीक से मिल पाएंगे। दूसरी बात, जो एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे की हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 3,25,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिससे सीधी कनेक्टिविटी मुंबई से थाने शहर को मिलेगी, जो कि सफर है महज जो है 30 मिनट से भी कम समय में तय कर पाएंगे, जो कि इस वक्त तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज्यादा का अमूमन वक्त लगता है। तो ये अगर बात देखें तो वक्त की भी कटौती होगी और साथ ही साथ ईंधन की भी कटौती होगी और ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है लोगों को मिल पाएगा। तो ये प्रमुख तौर पर चीजों पर सरकार इस वक्त काफी ध्यान दे रही है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों के प्रोजेक्ट अगर देखा जाए, खासतौर पर नेशनल हाईवे की अगर बात करें इसको ही जोड़ के, तो जिस प्रकार से पिछले सरकार में जिस प्रकार से नेशनल हाईवे को बनाने की गति थी और अब जो कि नेशनल हाईवे बनाने की जो गति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। असर ये हुआ है कि महाराष्ट्र के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए अब कुछ ही घंटों का वक्त लगता है। मुंबई से अगर नागपुर की दूरी तय करनी है तो आज से 10 साल पहले तकरीबन 16 घंटे का वक्त लगता था। आज वही दूरी जो है महज 7 से 8 घंटे में तय की जा रही है। ये वक्त दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार का काम है, ये रिजल्ट बताता है। और दूसरी बात, इसका असर इस प्रकार से हुआ है कि सिर्फ लोगों की यातायात के लिए सुविधा जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही, बल्कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किस प्रकार से ये सभी सुविधाएं मुहैया की जा सके। अगर कोई ट्रक सामान लेके अगर मुंबई से अगर नागपुर की दूरी तय करता है और वो महज 8 घंटे में पहुंचता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो बिजनेस की ग्रोथ होगी वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो ईंधन की खपत है वो भी कम होगी। तो पर्यावरण पर इसका सीधा असर होता है, पर्यावरण को जो नुकसान है वो कम से कम होता है इसमें, और साथ ही साथ जो व्यापार है उसमें वृद्धि दोगुनी हो जाती है। तो
तो ये सभी चीजें जो है जो मुद्दों की अगर हम बात करें तो सीधा असर डालती है। वही दूसरी तरफ हम जैसे मैंने कहा था, ये तो विकास की बात हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो संरचनात्मक जो बुनियादी ढांचे हैं उस पर किस प्रकार से सरकार काम करी है, लेकिन जो सामाजिक विषय है वो भी इतने ही काफी महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने पीएम किसान निधि के द्वारा तकरीबन हजारों किसानों को जो पीएम सम्मान निधि जो है उसका फायदा दिलाया है। यही सम्मान निधि जो है किसानों के खाते में डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट जाता है, जिससे फायदा होता है कि किसान जो है उनकी जो कैपेसिटी है, स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ जाती है। हालांकि सिर्फ किसान नहीं, इसमें महिला भी उतनी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और इसीलिए सरकार के पिछले कुछ सालों का अगर हम एक पूरा खाका देखें कि किस प्रकार से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की हुई है, तो खासतौर पर महिलाओं को उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया हुआ। अगर कोई बच्ची घर में जन्म लेती है तो उसके बचपन से लेके उनकी पढ़ाई तक और शादी तक का जो है उस पर सरकार ने ध्यान दिया कि किस प्रकार से अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाना है तो ऐसे में कुछ सुविधाएं लोगों को देनी जरूरी है। सरकार ये बात जानती है और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम भी जो है सरकार द्वारा किए गए हैं। आज महाराष्ट्र में जैसे मैंने कहा कि लाडली बहन योजना की हम जब बात करते हैं तो जब हम इन लाडली बहन योजनाओं से जो लाभार्थी उनसे बात करते हैं तो स्पष्ट कहना है उनका कि किस प्रकार से घर में हालांकि उनकी आय थी लेकिन वो आय इतनी पर्याप्त नहीं थी कि सभी संसाधनों के लिए वो पैसा खर्च कर पाए। तो ऐसे में सरकार द्वारा जो पैसा इस योजना के द्वारा मिलेगा वो बाकी फिर चाहे वो घर में अगर कोई बीमार हो उसके लिए ये यूज हो सकता है, या फिर हम बात करें कि महिलाएं जिस प्रकार से सेविंग करती है, पैसे जो बैंक खातों में जमा करती है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो ये उनके लिए भी सशक्त करने का एक माध्यम होगा। तो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सरकार जो है इस पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से जो जीवनी है खासतौर पर अलग अलग तबके के समाज में रहने वाले उनमें किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, इस पर भी जो है सरकार ध्यान दे रही है। तो इसलिए ये विकास के दो आयाम हैं, एक जो कि हम बुनियादी ढांचे के रूप में देख रहे हैं और दूसरे जो कि लोगों की जीवनी में जो इस वक्त जो बदलाव आ रहा है उसके रूप में हम देख रहे हैं। शिशिर, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने शुरुआत में ये कहा था कि ये जो तमाम सारी परियोजनाएं हैं इनमें से कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने संबोधन में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका काम लटकाना भटकाना और अटकाना रहा है, जो कि महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। ये कितना बड़ा संदेश जाता है महाराष्ट्र की जनता को? बिल्कुल, देखिए हालांकि इसमें एक उदाहरण के तौर में मैं देखना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर पिछले ही साल देखा जाए कुछ ही महीनों पहले अटल सेतु का निर्माण किया गया था, जो कि देश का सबसे बड़ा ब्रिज है जो कि समुद्र में बनाया गया है। इस ब्रिज की लंबाई अगर देखी जाए तो तकरीबन अगर देखा जाए 22 किलोमीटर की इस ब्रिज की लंबाई है, जो कि मुंबई के एक छोर को मुंबई के दूसरे छोर से कनेक्ट करता है। यहाँ से अगर ये ब्रिज इससे पहले नहीं था लेकिन मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए तकरीबन 2.5 घंटे लगते थे, आज वही सफर 20 मिनटों में तय होता है। इस ब्रिज का निर्माण करने के सबसे पहला, हालांकि अगर बात कहे तो 1990 के दौरान इसकी बात उठी थी कि इस प्रकार से एक ब्रिज बनाने की मुंबई में खास तौर पर जरूरत है, जो कि मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट कर पाएगा, दूरी कम कर पाएगा। आप समझ सकते हैं कि 90 के दशक से लेकर ये ब्रिज सिर्फ फाइलों में अटका पड़ा था, इस पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई थी, इस पर जो है कोई काम शुरू हालांकि नहीं किया गया था, इस पर बातें जरूर काफी ज्यादा हुई थी। लेकिन पिछले 10 सालों की बात करें, खासतौर पर जब यहाँ पर अगर देखें केंद्र सरकार में अगर देखें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की बागडोर संभाली और राज्य में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए सरकार है, उसके बाद इस ब्रिज पर काम शुरू हुआ और महज 7 सालों में जो है इस पूरे ब्रिज का निर्माण हुआ। उस 7 सालों में अगर देखा जाए तो बीच में कोविड के 2 साल जो है जिसकी वजह से काम जो काफी धीमा हुआ था। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि काम की रफ्तार क्या है, मतलब इतने सालों पहले की परियोजना है जो अब जाकर पूरी हो रही है। हालांकि अब ये परियोजना अगर उस वक्त शुरू होती थी तो जाहिर सी बात है इसका असर लोगों को सीधा मिलता था। अब तक जो है जो विकास की गति थी वो भी बढ़ सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम मुंबई के मेट्रो की बात करें, मुंबई के मेट्रो की बात भी अगर देखा जाए तो 1990-2000 से मुंबई में मेट्रो बनने का प्रस्तावित था। कई बार ये फाइलें जो है मंत्रालय में घूमती रहती थी, लेकिन किस प्रकार से उसको अनुमति की हम बात करें या फिर बाकी चीजों की हम बात करें, हालांकि उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि 2014 के बाद सरकार बदली है तो काफी रफ्तार से अब मुंबई की मेट्रो की रफ्तार जो है वो बढ़ी और यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और अब प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये रफ्तार बताता है कि किस प्रकार से पिछले 10 सालों में काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में खासतौर पर इन बहुत अहम प्रोजेक्ट पे हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री हर बार ये जिक्र करते हैं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार ने जो प्रोजेक्ट हालांकि जब शुरू किए थे तो कुछ प्रोजेक्ट अटका के रखे थे, लटका के रखे थे,
इस प्रोजेक्ट की भी बात करें, आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया था कि मेट्रो की बात करें तो मेट्रो किस प्रकार से डिले हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि मुंबई से अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन की जो अगर बात करें जो प्रोजेक्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी जो है लटकाया गया था। उस पर भी अगर देखा जाए अब उस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पा ली है और कुछ ही महीनों में ये जो है प्रोजेक्ट भी खत्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से इन प्रोजेक्ट की जरूरत आखिर कब आन पड़ी थी और ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहे। इसका अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काफी लंबा वक्त हो चुका है जो कि इन प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया गया था। लेकिन अब जो कि प्रधानमंत्री जब ये दर्शाते हैं और ये इस बात प्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांचं आगमन झालेलं आहे। काही काळ ते समोर प्रेक्षागृहात स्थानापन्न होणार आहेत। त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल आदरणीय CP राधाकृष्णन साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार साहेब आणि मराठी भाषेचे मंत्री तसेच शिक्षण मंत्री आदरणीय श्री दीपकजी केसरकर साहेब तसंच असंख्य मान्यवरांची आजच्या या अभिजात भाषेच्या आपल्या सन्मान सोहळ्याला उपस्थिती लाभलेली आहे। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करते आणि सर्वांचं स्वागत करण्यासाठी तसंच कार्यक्रमाची प्रस्तावना सादर करण्यासाठी या ठिकाणी आमंत्रित करते मराठी भाषा मंत्री आदरणीय श्री दीपकजी केसरकर साहेबांना। आदरणीय पंतप्रधान महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदय, मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक, उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, माझी बायबोली अमृत कलश ओवीत उफाळे मराठी आदेश, बहुजनांसाठी अवतार नवा उजळी ज्ञानेश प्रतिभेचा दिवा। दिनांक 3 ऑक्टोबर या दिवशी म्हणजे परवाच पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आल्याची घोषणा केली। ही घोषणा होताच संपूर्ण महाराष्ट्रात आनंदाची एक लाट निर्माण झाली आहे। आनंदाचे डोही आनंद तरंग अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे। हा दिवस याच्या पुढे अभिजात मराठी सन्मान दिवस म्हणून साजरा करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने ठरवलेला महाराष्ट्राच्या राज्यभाषेचा गौरवाचा हा आनंद व्यक्त करणं हे शासनाचेही कर्तव्यच आहे। त्यासाठीच या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या सोहळ्यात पंतप्रधान महोदय आपल्या सोबत सहभागी झाल्याने तो आनंद द्विगुणित झाला आहे। आज पंतप्रधान विकास कामाच्या उद्घाटनासाठी मुंबईत आले आहेत, पण ते केवळ तेवढ्यासाठीच आले आहेत असं नाही, तर माय मराठीच्या या उत्सवात सहभागी होण्यासाठीही आलेले आहेत। महाराष्ट्री प्राकृत हे मराठीचं पूर्वरूप आहे। नाणेघाटातल्या शिलालेखापासून ते गाथा सप्तशतीतील गाथांपर्यंत मराठीचा दौल आपल्याला पाहायला मिळतो। लीळा चरित्र आणि ज्ञानेश्वरी हे अतिशय समृद्ध ग्रंथ अशी पूर्वपरंपरा असल्यावाचून निर्माण होणं अशक्यच होतं। महाराष्ट्री प्राकृतीपासूनचा हा मराठीचा प्रवास पाहता मराठीच्या अभिजाततेविषयी कोणतीही शंका कधीच कोणाला नव्हती। केंद्र शासनाद्वारे 2004 पासून भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा उपक्रम सुरू झाला। मराठीला हा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्वानांची एक समिती 10 जानेवारी 2012 रोजी स्थापन केली। या समितीच्या सदस्यांनी संशोधनपूर्वक साधार अहवाल तयार केला आणि तो मे 2013 मध्ये शासनाला सादर केला। या अभिजात दर्जासाठीच्या अटी महाराष्ट्र भाषा कशी पूर्ण करत आहे हे साधार मांडण्यात आलेलं आहे। समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा
यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. अनेकांनी त्याच्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. पण माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी त्याकडे विशेष लक्ष पुरवलं. माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचंही विशेष सहाय्य नेहमीच लाभलं. मराठी भाषा विभागाद्वारे 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी अभिजात भाषा पाठपुरावा समिती आपण स्थापन केली. मराठी भाषा भवनाची निर्मिती हे महाराष्ट्र राज्यासाठी भूषणावह बाब आहे. ही इमारत लवकरच साकारणार आहे. यासोबतच आपण पुस्तकाच्या गावाची, कवितेच्या गावाची निर्मिती केली. जगातील मराठी भाषक एकत्र यावा याच्यासाठी विश्वसंमेलनाची संकल्पना साकारली व दरवर्षी जगातील मराठी भाषक हे संमेलनाच्या माध्यमातून एकत्र येत आहेत. बृहन महाराष्ट्र मंडळ व युवक मंडळे यांची स्थापना झाली असून सदर मंडळे भारतात माय मराठीचा प्रचार आणि प्रसार आणि तिचे संवर्धन जोमाने करत आहेत. मात्र या प्रयत्नांना माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्याच कारकिर्दीत यश आलेलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राबाहेरील जगभरातील मराठी मनुष्य सुखावला आहे. या सर्वांच्या वतीने सगळ्या मराठी लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल मी माननीय पंतप्रधान महोदयांचे आभार व्यक्त करतो. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी कमी न होता वाढली आहे. मराठीचा विकास ज्ञानभाषा म्हणून अधिकाधिक व्हावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न राहणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून 7 मार्च 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंचाद्वारे विविध देशात उपसमन्वयक नेमून मराठीची दशा देशोदेशी उंचवण्याचं काम आपले शासन करत आहे. सध्या 17 देशात उपसमन्वयक असले तरी ही संख्या वाढवत नेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. देशी भाषांना त्यांचं सन्मानाचं स्थान पुन्हा मिळवून देण्याचे धोरण माननीय पंतप्रधान महोदयांनी स्वीकारलेलं आहे. मराठी महाराष्ट्राची राज्यभाषा आहेच, तिला आता अभिजात भाषेचा दर्जाही प्राप्त झालेला आहे. पण हे पुरेसे नाही हे आम्हालाही माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापन होऊन इतकी वर्ष झाली तरीही अद्याप उच्च न्यायालयात मराठी ही प्राधिकृत भाषा झालेली नाही. 1998च्या अधिसूचनेनुसार उच्च न्यायालयाच्या खालच्या न्यायालयातलं कामकाज मराठीत होत असतं. पण अपिलाचं प्रकरण गेलं की कागदपत्रांचं इंग्लिश भाषांतर करावं लागतं. मराठी ही प्राधिकृत भाषा असली तरी इंग्लिशप्रमाणे मराठी कागदपत्रेही न्यायालयात भाषांतर न करता सादर करता येतील हे लक्षात घेऊन आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण प्राधिकृत भाषेचा दर्जासुद्धा या मराठी भाषेला द्यावा अशी विनंती करतो. माननीय पंतप्रधान महोदयांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. माय मराठीला वंदन करून मी माझे 4 शब्द पूर्ण करतो. माझी मराठी माऊली मन तिचे मानवाचे, लागलेले तिला वेड, सदोदित समतेचे, भेदभाव तिने कधी कोणा कुठे केला नाही, एका रांजणाचे पाणी सर्वांसाठी खुले राही. माय मराठी माऊली साऱ्या दुनियेची आई, तिच्या माया ममतेला कुठे धरबंद नाही. आई मराठीचे मन आहे आकाशा एवढे, पुण्याईचे सारे काही मावे असेल तेवढे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. आणि याचबरोबर अभिजात भाषा दिवसाची जी घोषणा झालेली आहे नक्कीच आपणा सगळ्यांचा उत्साह दुणावणारी अशी ही घोषणा आहे. यानंतर विविध क्षेत्रातील काही मान्यवर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. या निमित्ताने संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांचे वंशज असणारे साहित्याच्या लेखक, कवी, नाटककार, समीक्षक अशा विविध भूमिकातून ज्यांचा वावर आहे, इतिहास संशोधक म्हणून ज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे, त्याचबरोबर स्वतः प्रवचनकार आणि कीर्तनकार असणारे असे डॉक्टर सदानंद मोरे यांना मी विनंती करते की या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधावा. महामहिम राज्यपाल महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी,
भाषा विभागाचे मंत्री, त्यांचे सर्व सहकारी आणि उपस्थित बंधू भगिनी, 3 ऑक्टोबर 2024 म्हणजे परवाचा जो दिवस आहे तो 1 मे 1960 नंतर सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस मी मानतो. 1 मे 1960 या दिवशी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. महाराष्ट्र राज्य म्हणजे मराठी लोकांचं राज्य. म्हणजे राज्याचा जरी दर्जा मिळाला तरी भाषेला जो दर्जा हवा होता तो तेव्हा मिळाला नव्हता. तो 3 तारखेला मिळाला. आणि 3 तारीख परवाची म्हणजे निश्चितपणे आश्विन शुद्ध प्रतिपदा, घटस्थापनेचा दिवस, देवीचा दिवस आणि हा सरस्वती देवीचा दिवस आहे असं मी निश्चितपणे या ठिकाणी मानतो. पुष्कळ गोष्टी अकॅडमिक सांगण्यासारख्या आहेत, तांत्रिक आहेत, त्या सांगायची इथे आवश्यकता नाही. मी फक्त एकच म्हणेन की महाराष्ट्रामधले जे कोणी अभ्यासक आहेत, जे मराठी भाषेचे संशोधक आहेत आणि ज्यांचं मराठी भाषेवरती प्रेम आहे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध भाषाविषयक संस्थांशी संलग्न आहेत, त्या सगळ्यांच्या वतीनं मी माननीय पंतप्रधानांचे आणि एकूण सगळ्यांचे आभार मानतो याविषयी. आणि 1-2 गोष्टी फक्त सांगतो की ही कोणती भाषा आहे, आमच्या भाषेची ओळख काय आहे. आमची भाषा ती आहे की ज्या भाषेमध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी जगासाठी मागणं मागितलं. ही काही साधी गोष्ट नव्हती. म्हणजे ती त्या अर्थाने लोकल भाषा नाही राहिली, ती ग्लोबल भाषा झाली. आमची भाषा ती आहे की ज्या भाषेमध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी पसायदान मागितलं, ती आहे की ज्या भाषेमध्ये भगवद्गीतेवरती संस्कृत सोडून अन्य भाषातली पहिली टीका निर्माण झाली. ज्ञानेश्वरी ही पहिलं भाष्य आहे की ज्याच्यामध्ये जे संस्कृतमध्ये नाही गीतेवरचं भाष्य. म्हणजे तिथेच आपण भारतीय तत्वज्ञानाच्या पातळीवरती एक झेप घेतलेली आहे. ज्ञानेश्वरीची निर्मिती ही युरोपमधलं पहिलं जे काव्य आहे दांतेचं डिवाइन कॉमेडिया त्याच्या अगोदरची आहे. म्हणजे कल्पना करा की इंग्रजी वगैरे तर सोडाच, पण एकूण युरोपीय पार्श्वभूमीवरती आपण जर पाहिलं तर आपणाला हे दिसून येईल. ही ती भाषा आहे की ज्या भाषेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतली. ही ती भाषा आहे की ज्या भाषेमध्ये लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे हा मंत्र भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला दिला. ही ती भाषा आहे की ज्या भाषेमध्ये हॅमलेट नाटक करायचे गणपतराव जोशी नटश्रेष्ठ, आणि ते नाटक पाहिला ब्रिटिश लोक यायचे की मराठीमध्ये हॅमलेट करणारं कोण आहे. आणि आणखीन गंमत सांगतो, ज्या वेळेला गणपतराव जोशी हॅमलेटची भूमिका करता करता हॅमलेट मृत्यू पावतो आणि ते मरायचा अभिनय करायचे, त्यावेळेला उपस्थित असलेले ब्रिटिश लोक उभं राहायचे, हॅट करायचे, म्हणजे अलास ही इज डेड. ही मराठी लोकांची भूमिका आहे. आणि मराठी भाषेने भाषांतर सुद्धा कशी केली, कोणाची केली, मी तुम्हाला सांगेन की तंजावरचे राजे त्यांनी एक भाषांतर केलं मुद्रा राक्षसाचं. आणि का केलं तर मुद्रा राक्षसाचे नाटक आहे, विशाखा दत्ताने लिहिलं, ते राजकारणावरचं नाटक आहे आणि आपल्या प्रजेला राजकारण कळावं. पण त्याचबरोबर कारण प्रजेच्या इहलौकिक कल्याणाची जबाबदारी आहे राजाची. आणि त्याचबरोबर प्रबोध चंद्रोदय हे कृष्ण मिश्राच्या नाटकाचं भाषांतर केलं. ते नाटक मोक्षाविषयीचं नाटक आहे. म्हणजे प्रजेच्या पारलौकिक कल्याणाची सुद्धा आम्हाला चिंता आहे या भाषेच्या लोकांना. म्हणून ऐहिक पारलौकिक या सगळ्या गोष्टींचा समन्वय जिथे साधला जातो ती ही भाषा आहे. आणि शेवटचा मुद्दा सांगतो, जागतिक पातळीवरती जर पाहिलं तर ज्ञानोबा तुकोबांच्या सारखे कवी आहेत. त्या ठिकाणी दोन्ही संस्थानांच्या आळंदीचे आणि देहूचे विश्वस्त उपस्थित आहेत. त्यांच्या साक्षीने मी सांगतो की तुकोबांचा अनेक वेळेला गौरव झाला, पण दिलीप चित्रे नावाचे महाकवी होते महाराष्ट्रामध्ये, ते असं म्हणाले की तुकोबांची जर कविता नसेल तर मी मराठी कविता मराठी साहित्य वगैरे सोडात, परंतु जागतिक पातळीवरती कविता नावाच्या वाङ्मय प्रकाराचीच कल्पना करू शकत नाही. तर अशी ही मराठी भाषा आहे आणि त्या भाषेला अशा प्रकारचा दर्जा, अशा प्रकारची राजमुद्रा मिळण्याची खरोखर गरज होती. मी आदरणीय पंतप्रधानांची त्यासाठी आभार मानेन आणि म्हणेन की आपण आमच्यासाठी फार मोठं काम केलेलं आहे आणि आपण आमच्या भाषेवरती जो विश्वास टाकला तो आम्ही विश्वास सार्थ करून दाखवू अशी प्रतिज्ञा आपण सगळ्यांच्या वतीने करूयात आणि मराठीचा वारसा या पुढे नेऊयात एवढं मी म्हणू इच्छितो. आणि आपणा सर्वांना धन्यवाद देऊन मला या ठिकाणी माझं मत व्यक्त करण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानून थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. मराठी भाषेची थोरवी इतक्या नेमक्या शब्दामध्ये आदरणीय मोरे साहेबांनी आपल्यासमोर मांडलेली आहे.
मगाशी ज्या विदर्भाच्या शेताचा आपण उल्लेख करत होतो त्या सरकीच्या बीला बघून बहिणाबाईंनी असं म्हटलं होतं की पहा या सरकीच्या बीले देवाने पांढरा शुभ्र झगा दिला, माणसानं काय केलं, तिचा झगा काढून घेतला आणि स्वतःसाठी झगा शिवला. तर माणूस किती आपमतलबी असू शकतो हे इतक्या कमी शब्दामध्ये बहिणाबाईंनी समजावून सांगितलं. पण तोच माणूस त्याच विदर्भातला एक शेतमजूर साहित्यिक होतो, शिक्षक होतो आणि पद्मश्री प्राप्त करेपर्यंतचा प्रवास करतो. असे साहित्यिक आपणा सगळ्यांना भूषणावह असणारं असं व्यक्तिमत्व पद्मश्री नामदेव कांबळे सर यांना मी विनंती करते की या प्रसंगी आपल्या सर्वांशी त्यांनी संवाद साधावा. आपल्या देशाचे पंतप्रधान या देशाची मान सतत उंचावत नेणारे आणि जागतिक पातळीवर या देशाची मान्यता अधिकाधिक वर्धिष्णू करणारे माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, या राज्याची धुरा समर्थपणे पेलणारे त्रिमूर्ती माननीय नाथाभाऊ, सन्माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय दादा, या सर्वांना वंदन करतो. उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता मराठी भाषेच्या वतीने, मराठी भाषिकांच्या वतीने या ठिकाणी उभा आहे. म्हणून मराठीमध्ये मी प्रस्तावना केल्यानंतर आता मोदीजींना समजेल, त्यांना अडचण समजण्यासाठी अडचण येणार नाही अशा प्रकारे मी हिंदी भाषेमधून उद्बोधन म्हणजेच माझं भाषण करण्याचा प्रयत्न करतो. माननीय पंतप्रधान जी, मराठी भाषा को अभिजात अर्थात कुलीन भाषा का जो रैंक मिला है, उसके हेतु महाराष्ट्र सरकार के भाषा समिति ने 2000 वर्षों पहले की किताब गुणाढ्य नामक कवि की किताब बृहत कथा का जो किताब केंद्र सरकार को सौंपा था, उस पर विश्वास रख के केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है. इसलिए हम सब महाराष्ट्रियन लोग, मराठी भाषिक लोग, हम आपके शुक्रगुजार हैं. आपके इस पवित्र कार्यों से हम वत्सगुल्मवासी भी आनंद विभोर हो चुके हैं, क्योंकि गुणाढ्य जो थे वह हमारे वाशिम के थे. इसलिए मैं वाशिम की जनता की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ. मैं इस भाषा को, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने का मतलब संत ज्ञानेश्वर जी को सम्मानित करना है, संत तुकाराम महाराज को सम्मानित करना है, संत नामदेव, संत चोखा मेला, संत नरहरी सोनार, संत सावता माली, संत गोरा कुंभार इत्यादि विविध जाति पंथों के मराठी संतों को मोदी जी आपने सम्मानित किया है. महाराष्ट्र तथा मराठी जनों की प्रेरणा स्थान शिव छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने सम्मानित किया है. यह जो हमें आपने उपहार दिया है, उसके लिए हम समस्त मराठी जन आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. 2014 में भारतवर्ष की बागडोर संभालते हुए आपने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा. गत 10 वर्षों से आपने स्वयं निष्कलंक रहकर जो कारोबार किया है देश को चलाने का, उससे खाने वालों को रोकने के भरकस आपने प्रयास किए हैं. फलस्वरूप भारतीय खजानों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है. मोदी जी, आपको नमन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आपने इस देश का कारोबार हाथ में लेने के बाद ये जो महान कार्य किया है वो यह है कि कुछ दिन पहले जब आप सत्ता में नहीं थे, उस वक्त हमारे देश पर पड़ोसी देश के छोटे देश के
जो लोग थे, जिसे हम भेड़िए भी कह सकते हैं, वो हमारे घर में घुसकर हमारा अपमान करते थे। लेकिन अब ये स्थिति है कि आप कोई भी हमारे तरफ दुष्ट नजरों से नहीं देख सकता। मोदी जी, मैं आपसे इस समय में ऐसी विनती करना चाहूँगा कि आपने ये जो सब अच्छा कारोबार इस देश का करना शुरू किया है, तो आपसे एक विनती है कि ये जो शिक्षा क्षेत्र जो है, तो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र का नेशनलाइजेशन अगर आप कर सके तो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए बहुत सहायता होगी। क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र कुछ संस्थानिकों के कब्जे में है। उन्होंने फीस इतनी बढ़ा के रखी है और कर्मचारियों को तो 6-6 महीने पगार नहीं देते, क्योंकि जब बच्चों से लाखों रुपए वो ऐंठते हैं और पगार देने का जब समय आता है तो कर्मचारियों को कहते हैं कि स्कॉलरशिप आने दो, गवर्नमेंट जब हमें स्कॉलरशिप देंगी तो उसमें से आपको पगार देंगे। आप सोचिए, अगर आदमी भूखा रहेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा। इसलिए आपसे मैं व्यक्तिगत तौर से ये विनती करता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र का अगर आप नेशनलाइजेशन कर सके तो ये एक बड़ी गौरव की बात होगी और हम गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। फिर से एक बार इस देश को, मराठी भाषिक जनता को आपने जो उपहार दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि, हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय मराठी। धन्यवाद. कांबळे सरांनी आपल्या सगळ्यांच्या मनातल्या भावना या ठिकाणी माननीय पंतप्रधान महोदयांसमोर आपल्या शब्दातून ठेवलेल्या आहेत आणि पंतप्रधान महोदयांनी मराठीतच कार्यक्रम करा मला कळतंय असं सांगून मला वाटतं पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची मनं नक्कीच जिंकलेली आहेत. एखादी भाषा प्रचारात राहण्यासाठी जी विविध माध्यमं फार महत्त्वाची असतात, त्यातलं चित्रपट हेही एक माध्यम आहे आणि त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये असलेलं भाषेविषयक प्रेम जागं राहतं. आज आपल्यासोबत चित्रपटसृष्टीतील असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांच्या चित्रपटाचे संवाद शाळकरी मुलं सुद्धा पाठ म्हणत असतात. एका अर्थाने रसिकांच्या नवसाला पावल्याने झालेले कलाकार असं आपण म्हणूया. आदरणीय सचिन पिळगावकर सर यांना मी विनंती करते की या प्रसंगी आपण सगळ्यांशी संवाद साधावा. आदरणीय पंतप्रधान जी, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी, आणि आपण सर्व महाराष्ट्रीय आणि भारतीय दोन्ही एकच आहे. आपणा सर्वांना नमस्कार. मला खूप आनंद वाटतोय की ज्या भाषेत माझं बारसं झालं, जी भाषा मी बोबड्यानी बोलायला लागलो, जी भाषा माझ्या आईने मला शिकवली म्हणून ती माझी मातृभाषा झाली, त्या भाषेला एवढा मोठा दर्जा मिळतोय, ही जणू काय माझ्या आईचा सन्मान केल्यासारखं झालं. तर माझ्या आईला तुम्ही एवढं मोठं मानलं. ज्या ज्या लोकांनी प्रयत्न केले, ज्या ज्या लोकांनी इच्छा दर्शवली, अनंत लोकांनी इच्छा दर्शवली की या भाषेला हा दर्जा मिळावा, त्या इच्छेला केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे मी माझ्या आईच्या वतीनं तुमचे आभार मानतो. बरं, आपल्याकडे असं आहे ना की आपण आपल्या आईवर प्रेम करतो, ह्याचा अर्थ आपण इतरांच्या आईचा तिरस्कार करतो असं होत नाही. आई म्हटली की ती आई असते आणि ती प्रत्येकाची असावी. मी तर म्हणतोय मातृभाषाला दर्जा मिळणं जितकं गरजेचं आहे तितकंच तिला जपणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि आपल्या या देशातल्या प्रत्येक मातृभाषेबद्दल मी हे म्हणू शकतो, फक्त मी मर्यादित नाहीये मराठी बद्दल. प्रत्येक मातृभाषा महत्वाची आहे, पण त्या मातृभाषेवर तेवढं प्रेम करता आलं पाहिजे जेवढं आपण आपल्या आईवर करतो. एवढं सोपं आहे ते समजणं.
फार कठीण नाही आहे, रॉकेट सायन्स नाही आहे त्याच्यात काहीही. पण यानंतर मला तरी असं वाटतंय की ते सगळं घडेल. जो काही न्यूनगंड आहे या भाषेवरचा तो कमी होत जाईल आणि पुन्हा एक